स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इस मैप पर गौर करिए। मिडिल ईस्ट के इस मैप में इराक के कोस्ट पर एक शिप दिखाई दे रही है। इसका नाम है रेमी। इस ऑयल टैंकर रेमी की लाइफ भी हीरो नंबर 1 में गोविंदा के किरदार जैसी है, यानी एक ही इंसान लेकिन दो अलग अलग पहचान। असल में फरवरी 2023 में यह पनामा फ्लैग्ड शिप मलेशिया के लिए रवाना हुई। इस पर 1 मिलियन बैरल ऑयल लोड किया गया था, जो कि इराक से आया था। इस दस्तावेज के मुताबिक रेमी ने यह क्रूड ऑयल 22 फरवरी 2023 को इराक के बसरा ऑयल टर्मिनल से लोड किया था। लेकिन इसकी असली कहानी कुछ और ही थी। इस शिप के कैप्टन के पास एक दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन भी था, जो उसी तारीख को नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी द्वारा इशू किया गया था। असल में यह टैंकर ईरानियन कंपनी सहारा थंडर के एक बड़े ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा था और यह चोरी छिपे ईरान का क्रूड ऑयल ले जा रहा था। जी हां, रेमी ने यह ऑयल सहारा थंडर नेटवर्क की दूसरी शिप ईरान फ्लैग्ड सोनिया 1 से लिया था। हालांकि यह सीक्रेट ट्रांसफर 21 फरवरी 2023 को खत्म हो गया, लेकिन इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल-2 सैटेलाइट द्वारा कैप्चर कर लिया गया और ईरान का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खुल गया। लेकिन यह ऐसा कोई इकलौता केस नहीं था। हैकिंग ग्रुप प्राण नेटवर्क ने फरवरी 2024 में सहारा थंडर के 10,000 से ज्यादा ईमेल्स का डेटा लीक किया था और इन ईमेल्स ने दिखाया कि कैसे सहारा थंडर के डेली ऑपरेशंस ईरान की $multi-billion ऑयल इंडस्ट्री को जिंदा रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इन पर ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को सपोर्ट करने का भी इल्जाम लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2022 से फरवरी 2024 के दौरान सहारा थंडर ने दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल शिप किया, जो 2023 के मार्केट प्राइस के हिसाब से $1.7 बिलियन के आसपास का था। यूएस की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक ईरान पर अमेरिका के सबसे टफ सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ईरान अपना सैंक्शनड ऑयल दुनिया भर में बेच रहा है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान हर साल इलीगल ऑयल सेल्स के जरिए दुनिया भर के बैंक अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स फनल करता है और यह पैसा वो केवल अपनी मिलिट्री पावर को फाइनेंस करने में नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह, हौतीज और हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के ऑपरेशंस को फंड करने में भी यूज करता है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी रूस की भी है। जब जब वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है, तब तब रशिया उससे दोगुनी एनर्जी से इसे बाईपास कर जाता है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ऑयल स्मगलिंग कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के जरिए चोरी छिपे ट्रांसफर करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। अमेरिका अपने स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू हर उस बैंक को मॉनिटर करता है जो डॉलर में ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हो। तो सवाल यह है कि आखिर ईरान अपना ऑयल कैसे बेच रहा है और इतनी बड़ी रकम अमेरिका की नाक के नीचे से बचकर जा कैसे रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ईरान की इसी शैडो ऑयल इकोनॉमी से रूबरू कराएंगे और उससे जुड़े इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बिना देर किए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ईरान इस कंडीशन में आखिर पहुंचा कैसे। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पनिशमेंट टूल के रूप में सैंक्शंस का यूज मेनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ और ईरान इसका अब तक का सबसे बड़ा टारगेट बन गया, जिसने हिस्टोरिकली कई इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना किया है। हालांकि ईरान पर पहला बड़ा ऑयल सैंक्शन 1953 में ब्रिटेन ने लगाया था, जब ईरान ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी। लेकिन ईरान की असली मुश्किलें 1979 के इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुई, जब ईरान की सरकार का राजनीतिक रुख अमेरिका को लेकर पूरी तरह बदल गया। अब ईरान की इस्लामिक रेजिम अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी बड़े शैतान के रूप में देखने लगी। 1980 के इनफेमस यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस के बाद अमेरिका ने पहली बार ईरान के ऊपर कुछ कड़े सैंक्शंस जड़ दिए थे। इसके तहत 1987 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12613 जारी कर ईरान से डायरेक्ट ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। बात 1995 में और भी ज्यादा तब बिगड़ गई जब अमेरिकन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12959 के तहत अमेरिकन कंपनीज को ईरानी ऑयल के किसी भी तरह के ट्रेड से रोक दिया गया। इधर सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका को वर्ल्ड स्टेज पर अपनी नीतियों को और मजबूत करने का मौका मिला। बस फिर क्या था,
1996 में अमेरिका ने ईरान एंड लीबिया सैंक्शंस एक्ट यानी ILSA को लागू किया, जिससे पहली बार ईरान के खिलाफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस लगाए गए। अमेरिका का मकसद था कि ईरान को उसके मेगा फॉरेक्स अर्निंग से दूर रखा जाए, जिसे वो कथित तौर पर आतंकी संगठनों की फंडिंग और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर रहा था। लेकिन इसके बाद 2006 में जब लीबिया के खिलाफ सैंक्शंस हट गए तो ILSA को ईरान सैंक्शंस एक्ट यानी ISA के रूप में अमेंड कर दिया गया। यह नया कानून उन इंटरनेशनल कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता था जो ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री में सालाना $20 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी। 2010 में कॉम्प्रिहेंसिव ईरान सैंक्शंस अकाउंटेबिलिटी एंड डिवेस्टमेंट एक्ट लागू किया गया। इस कानून के तहत ईरान की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन, अपग्रेड्स, एक्सपेंशन और इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि कई इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज को ईरानी प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा। फिर 2012 में अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के सेक्शन 1245B के तहत ईरानी सेंट्रल बैंक और बाकी बैंक्स के जरिए की जाने वाली ऑयल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ईरान को एक और बड़ी चोट सितंबर 2012 में लगी जब अमेरिका ने ईरान थ्रेट रिडक्शन एंड सीरिया ह्यूमन राइट्स एक्ट को लागू किया। इस कानून ने ईरान की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी एक्सेस को और ज्यादा मुश्किल बना दिया और साथ ही ऑयल एक्सपोर्ट से आने वाले डॉलर्स तक ईरान की पहुंच को भी लिमिट कर दिया। इन सभी सेक्शंस का नतीजा यह हुआ कि ईरान की इकोनॉमी बड़े दबाव में आ गई और उसकी ऑयल इंडस्ट्री जो कभी उसकी बड़ी ताकत थी, अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। इसे समझने के लिए हमें ईरान की कॉम्प्लेक्स पेट्रो इकोनॉमी को समझना होगा। दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर निर्भर है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। साथ ही साथ इसके पास 33.9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के प्रूवन नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बनाते हैं। 2011 से 2013 के बीच ईरान की GDP का 25% हिस्सा केवल ऑयल सेक्टर से ही आता था। ईरानियन गवर्नमेंट का 50% बजट ऑयल एक्सपोर्ट से फंड होता था और उसके टोटल एक्सपोर्ट्स का 75% हिस्सा क्रूड ऑयल और फ्यूल एक्सपोर्ट से जुड़ा था। लेकिन फिर जब ईरान पर लगातार बहुत टफ सैंक्शंस की बौछार हुई तो इसकी इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। हालांकि जब ईरान ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा बना तब ईरान रोज 2.5 मिलियन बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब ट्रंप के अंडर यूएस ने JCPOA से विड्रॉ किया और पहले वाले सैंक्शंस को दोबारा इंपोज किया तो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स गिरकर कुल 2,60,000 बैरल्स पर डे पर आ गए। ईरान के कई बड़े ऑयल कस्टमर्स ने भी उससे ऑयल लेना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 2019 में ईरान की GDP 10% तक श्रिंक हो गई, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक था। और तो और ईरान को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से भी निकाल दिया गया, जिससे ईरानियन बैंक्स के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गए। आपको बता दें कि स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंक्स को सिक्योर एंड एफिशिएंट तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में मदद करता है। स्विफ्ट से बैन होने के कारण ईरान ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से आइसोलेट हो गया, जिससे उसके इंटरनेशनल पेमेंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल ट्रेड को काफी नुकसान हुआ। लेकिन जल्द ही ईरान ने इन सारी चीजों का तोड़ भी निकाल लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत हमने अभी देखा कि जब ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस दोबारा इंपोज किए थे तब ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट काफी ज्यादा गिर गया था। लेकिन उसके बाद इसके एक्सपोर्ट्स अचानक बढ़कर 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे तक हो गए। 2023 में ईरान ने ऑयल सेल्स से 35 to 50 बिलियन डॉलर के बीच की कमाई की और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स ने इसमें लगभग 15 to 20 बिलियन डॉलर और ऐड कर दिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसकी घोस्ट फ्लीट का ही है। 2024 में ईरान ने अपनी घोस्ट फ्लीट का यूज करते हुए लगभग 587 मिलियन बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट किए, जो कि पिछले साल से करीब 10.75% ज्यादा था। इसके लिए ईरानियन टैंकर्स अपने AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिससे उनकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता।
ये टेक्निक टैंकर्स को उनके एक्चुअल रूट को हाइड करने में मदद करती है ताकि इंटरनेशनल अथॉरिटीज उन्हें ट्रैक न कर सके। आपको बता दें कि अब ईरान अपना स्पेस बेस्ड AIS सिस्टम भी डेवलप कर रहा है। 2026 तक इससे जुड़ी 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की जा सकती हैं। इसके बाद एक खास टेक्निक ये है कि हर महीने लगभग 30 ईरानियन शिप्स अपना फ्लैग चेंज कर देती हैं, कभी पनामा, कभी लाइबेरिया, तो कभी तंजानिया के फ्लैग से। ये शिप्स अपने ऑरिजिन को छुपाने के लिए अपने कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन को भी बदल देती हैं। ये एक लीगल लूपहोल है जिसका फायदा ईरान जमकर उठाता है। और तो और 2024 में ईरानियन ऑयल का 80% एक्सपोर्ट शिप टू शिप ट्रांसफर्स के थ्रू ही हुआ है। ये मुख्य तौर पर पर्शियन गल्फ और साउथ चाइना सी में किए जाते हैं, जहां टैंकर अपनी सप्लाई चेन को हाइड करते हुए एक शिप से दूसरे शिप तक ऑयल ट्रांसफर करते हैं। इससे ऑरिजिन ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ईरान की शैडो ऑयल इकोनॉमी का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर इराक भी है। ईरान अपने पड़ोसी इराक को अपना इकोनॉमिक लंग मानता है और वहां शियाइट मिलिशिया और पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू अपना मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है। इराक से ईरान के ऑयल निकालने के 2 मेन रूट्स हैं। पहले रूट में ईरान अपना फ्यूल ऑयल इराक के सिमिलर प्रोडक्ट के साथ ब्लेंड करके उसे प्योर इराकी प्रोडक्ट की तरह बेचता है, और दूसरे रूट में सब्सिडी प्रोग्राम के लिए ट्रेड होने वाला ऑयल फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ताकि उसके असली ऑरिजिन को छिपाया जा सके। ईरान को पहले रूट से डायरेक्ट बेनिफिट होता है, लेकिन दूसरे रूट से ईरान बैक्ड मिलिशियाज को फायदा होता है जो इन स्मगलिंग स्कीम को कंट्रोल करते हैं। इन रूट से उसकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 1 बिलियन to 3 बिलियन डॉलर तक होती है। इसके अलावा यूएई में भी 500 से ज्यादा कंपनीज हैं जो ईरानियन ऑयल को री एक्सपोर्ट करती हैं। इतना ही नहीं, ईरान के पास 2000 से ज्यादा शेल कंपनीज हैं जो 30 से ज्यादा कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं। ये कंपनीज ईरान के ऑयल सेल्स और एक्सपोर्ट्स में काफी मदद करती हैं। खैर, इसके बाद ईरान की इस शैडो ऑयल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चाइना भी है। बीजिंग और तेहरान ने मिलकर एक ऐसा ऑयल ट्रेड सिस्टम बनाया है जो वेस्टर्न बैंक्स और शिपिंग सर्विसेज को पूरी तरह बाईपास कर दे। ईरान चाइना को अपना ऑयल मार्केट प्राइस से 10 to 15% सस्ता बेचता है। 2024 में इस पर एवरेज डिस्काउंट $8 पर बैरल था। इस डिस्काउंट के जरिए चाइना को ईरानियन ऑयल काफी सस्ता पड़ जाता है और ईरान को अपने ऑयल को सेल करने का एक रिलायबल कस्टमर भी मिल जाता है। ईरान अपना ऑयल डार्क फ्लीट टैंकर्स के थ्रू चाइना भेजता है। ये डार्क फ्लीट टैंकर्स अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर देते हैं ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। जब ऑयल चाइना पहुंचता है तो उसे मलेशियन या मिडिल ईस्टर्न ऑयल के नाम से रीब्रांड कर दिया जाता है और टीपॉट्स के जरिए बेच दिया जाता है। टीपॉट्स छोटे इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज होते हैं जो ईरान के 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चाइनीज स्टेट ओन्ड रिफाइनर्स ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है सैंक्शंस के फियर से। खैर, यहां चीन ईरान की पेमेंट चाइनीज रेनमिनबी में करता है। ये ट्रांजैक्शन 7 छोटे चाइनीज बैंक्स के थ्रू होते हैं। इन बैंक्स का कंबाइंड एसेट सिर्फ $30 बिलियन है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काफी कम है। ये छोटे बैंक्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से दूर रहते हैं, इसीलिए उन्हें यूएस सैंक्शंस का रिस्क कम होता है। साथ ही साथ इससे ईरान को अपने डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शन से बचने का मौका भी मिल जाता है। दोस्तों, लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान रेनमिनबी पेमेंट्स को कैसे यूज करता है। तो आपको बता दें कि जब ईरान को रेनमिनबी में पेमेंट मिलती है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो चाइनीज गुड्स खरीदने के लिए रेनमिनबी को यूज कर ले, या फिर चाइनीज बैंक्स में अपने एसेट्स को पार्क कर सकता है। यहां ईरान के पास दूसरा ऑप्शन अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को रेनमिनबी में बिल्ड करने का होता है। असल में ईरान के लिए रेनमिनबी को फॉरेन कंट्रीज में यूज करना मुश्किल होता है क्योंकि ये करेंसी फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है और इसीलिए दूसरे देश इसे स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज नहीं करते। 2022 में ईरान ने चाइना से $2.12 बिलियन की मशीनरी और $1.43 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा। हालांकि इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रांजैक्शंस रेनमिनबी में ही किए गए होंगे। रशिया ने भी ईरान के तरीके को अपनाया है। जब से उसने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन किया और सैंक्शंस लगने शुरू हुए, रशिया ने भी अपना ऑयल शिपमेंट शैडो फ्लीट के थ्रू चाइना भेजना स्टार्ट किया और रेनमिनबी में ट्रेड करना शुरू कर दिया।
रशिया की सिचुएशन हालांकि ईरान से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आफ्टर द सैंक्शंस रशियन ऑयल ट्रेड को $60 पर बैरल की प्राइस कैप तक अलाउ किया जाता है, जबकि ईरानियन ऑयल पर टोटल बैन लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान अमेरिका जैसी ताकत के सबसे खतरनाक और कॉम्प्लेक्स सैंक्शन सिस्टम को भी डिकोड करके बैठा है। ईरान अपनी घोस्ट फ्लीट्स के जरिए इसको बाईपास करता है और अमेरिका उस पर एक के बाद एक नए सैंक्शंस इंपोज करता जाता है। इन सैंक्शंस का असर यदि किसी पर पड़ता है तो वो ईरान के लोकल मर्चेंट्स और बिजनेसेस पर पड़ता है। ईरान की पावरफुल रेजिम का इससे बाल भी बांका नहीं होता। आज भी ईरान वेस्ट एशिया में अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट्स को चोट पहुंचाता है। आज भी वो वेस्ट के सबसे बड़े राइवल रशिया के साथ एनर्जी और वेपन्स में ट्रेड कर रहा है। 2024 में भी अमेरिका ने ईरान की 16 न्यू कंपनीज और 23 शिप्स को ब्लैकलिस्ट किया है। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद भी यही उम्मीद है कि ट्रंप अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के साथ ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ईरान की शैडो इकोनॉमी पर कुछ भी खास असर नहीं पड़ेगा। जब तक चाइना जैसे बड़े कस्टमर्स मौजूद हैं, ईरान और वेस्ट के बीच चूहे बिल्ली का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। जब तक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स रहेगा, तब तक ईरान अपनी इन जेम्स बॉन्ड स्टाइल टैक्टिक्स से, सैंक्शन से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। ऐसे में अमेरिका को इन देशों के फाइनेंशियल लिंकेजेस और चाइना के साथ इनके इकोनॉमिक एंगेजमेंट पर फोकस करना होगा और सैंक्शंस लगाने से ज्यादा उनके लूपहोल्स की मरम्मत करने पर ध्यान देना होगा। तब जाकर ही ये सैंक्शंस अपना असली पोटेंशियल दिखा पाएंगे और ग्लोबल पावर डायनामिक्स में सही मायने में कुछ बदलाव ला पाएंगे। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।